नमस्कार, स्वागत है आपका योर मनी में। मैं हूं कविता थपलियाल। आज हमारा फोकस है आपके इंश्योरेंस पर। देंगे आपके इंश्योरेंस से ही जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब, लेकिन साथ ही आज हमारा फोकस होगा कि कैसे आपको अपना हेल्थ कवर बढ़ाना चाहिए और वो भी कम प्रीमियम पर। देंगे इसके नुस्खे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है खास शो पर। महंगे हेल्थ इंश्योरेंस से है परेशान, हम बताएंगे कम प्रीमियम में ज्यादा कवर कैसे मिलेगा। इंश्योरेंस में निवेश के क्या है नुकसान। विदेश में रह रहे कामगार कौन सा इंश्योरेंस प्लान ले। इन तमाम मुद्दों पे होगा आज योर मनी का फोकस और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। हर्ष, अक्सर हम शो पर यही रेकमेंड करते हैं लोगों को कि बेसिक कवर अगर हेल्थ प्लान की बात करें तो 5 लाख का तो होना ही चाहिए। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं तो लगभग 8 से 10 लाख का कवर आपको लेना चाहिए। लेकिन ऐसे में जिस तरह से हम मेडिकल खर्चों में बढ़ोतरी देख रहे हैं आजकल, इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा शूटअप हो रहा है, और दूसरा चूंकि आपकी हेल्थ का मामला है, आपको पता नहीं कि आपको कितना इंश्योरेंस यहाँ पर एक्चुअली करवा कर रखना चाहिए। आप तैयार हो सकते हैं बट तैयार नहीं भी हो सकते एक तरह से। मुझे ये बताइए, क्या कोई जरिया है कि हम अपने इंश्योरेंस कवर को, हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ प्लान के कवर को बढ़ाएं, लेकिन प्रीमियम का बोझ जो कि बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है वो ज्यादा ना पड़े हमारी जेब पर। कविता, आपने सही बताया कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है मेडिकल इंश्योरेंस। कारण यह है कि अगर कोई इंसान अच्छी हेल्थ नहीं रखते हैं तो वो बीमार, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो उनका हेल्थ की जो इश्यूज होती हैं उनकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत अच्छी फिटनेस मेंटेन करते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हो सकता या ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती जिसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। आप किस तरह के लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं उससे लेना देना नहीं होता है। कैंसर हो गया फॉर एग्जांपल। सो क्वेश्चन है कि मेडिकल कवर जो है वो हर इंसान को जरूरी है कि वो अपने पोर्टफोलियो में लें। अब सवाल उठता है कि हमें मालूम है मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, बच्चों के लिए भी लेना है। आप 2-3 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी मेडिकल जरूरत होती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एजेड होते हैं उन्हें वही बीमार पड़ते हैं। सो मेडिकल कवर आपको पूरे परिवार के लिए लेना है। अब सवाल उठता है कि मेडिकल कवर हम कितना लें। सो जो एक धारणा है वो ये है कि हम 5 लाख का कवर लेते हैं, हम 10 लाख का कवर लेते हैं। इससे ज्यादा लगभग हम अक्सर देखा गया लेते नहीं। उसके 2 कारण होते हैं कि हम समझते हैं 5 लाख रुपए का कवर सफिशिएंट है, और दूसरा कारण ये होता है कि अल्टीमेटली हमें प्रीमियम भरना है। हम चाहते हैं 50 लाख का 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लें, लेकिन हम इतना प्रीमियम क्योंकि भर नहीं सकते, क्योंकि हमारी दूसरी जरूरतें भी होती हैं। राइट। तो इन दोनों के बीच में एक सिचुएशन आती है कि 5 लाख रुपया कम पड़ता है। 5 लाख का प्रीमियम अगर हम एक परिवार के ऊपर लेते हैं, अगर हम 4 सदस्यों का परिवार लेते हैं, 2 अडल्ट हैं, माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं, तो इनका अगर हम 5-5 लाख का इंडिविजुअल कवर देखते हैं तो लगभग 20,000 रुपया साल का आता है। बिल्कुल। अगर हम कहते हैं कि ये चीज आप 10 या 15 लाख रुपए का कर लीजिए, सो एक परिवार कितना प्रीमियम भरेगा आखिर में। कवर जरूरत है वो हम मानते हैं, लेकिन आप कितना प्रीमियम भरोगे। बिल्कुल, बाकी निवेश भी करने होते हैं, केवल इसी का आपको नहीं भरना है प्रीमियम और आपकी जेब खाली नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे कोई जरिया है कि मैं इसको बढ़ा सकती हूँ, और कितना जरूरी होगा ये बढ़ाना। कितना जरूरी है बढ़ाना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपको 25 लाख का कवर अगर मिलता है तो भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े भी तो आपके पास एक उतना अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी परिवार का सदस्य अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है या कोई इलाज करवाना है, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे नहीं होंगे तो आप इलाज नहीं करवाएंगे। आप बोरो करेंगे किसी से या ऐसी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन में उलझ जाएंगे जो आपको होना नहीं चाहिए। सो क्वेश्चन है, अगर आपको ज्यादा कवर मिलता है और आपके अगर बजट पे ज्यादा असर नहीं करता है तो आप क्यों नहीं लेंगे। अब जैसे हमने उदाहरण दिया कि अगर आप एक परिवार का देखते हैं, 5 लाख 4 लोगों का परिवार है, उसमें 5 लाख का कवर आप लेते हैं हर इंडिविजुअल के, तो आपका 20,000 रुपया तो ये हो गया आपका बेस पॉलिसी। ये सालाना 20,000 रुपया आपको लगना है 4 जन के परिवार में, तो 5 लाख तो आपका बेस पॉलिसी हो गया। अब इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें आप सुपर टॉपअप, जो आपका एग्जिस्टिंग कवर है उसको आप टॉप अप कर सकते हैं जी। तो सुपर टॉप अप तरह की पॉलिसीज अगर आप लेते हैं तो आपको एडिशनल 5 लाख तो आपका बेस पॉलिसी हो गया, उसके ऊपर आप 20 लाख का कवर भी ले सकते हैं। तो 20 लाख का कवर, लेकिन ये फ्लोटिंग बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होगा। इंडिविजुअल बेसिस पे जरूरत नहीं है। कारण ये है कि 5 लाख का आपका इंडिविजुअल कवर है। हाँ। हर इंडिविजुअल के ऊपर अपने अपने आपका इंडिविजुअल 5 लाख का कवर है। जब किसी भी एक इंसान का क्लेम 5 लाख के ऊपर जाता है तब ये पॉलिसी इफेक्ट में आती है, जो सुपर टॉपअप की हम बात कर रहे हैं। सो उसमें अगर आपका फैमिली फ्लोटर भी है
तो भी आपको ये मालूम है कि हर कोई परिवार वाला 5 लाख कवर खत्म होने के बाद 20 लाख यूज करने आने वाला है कि नहीं। सो अगर आप सुपर टॉप अप पॉलिसी फैमिली फ्लोटर बेसिस पे लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो अगर यही एग्जाम्पल में हम अगर देखें कि 5 लाख का बेस पॉलिसी हर इंसान का हो गया और फिर आप एक फैमिली फ्लोटर 20 लाख की लेते हैं जिसमें 4 सदस्य इन्वॉल्व हैं, 2 अडल्ट्स हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए और 2 बच्चे हो गए, तो इसका 20 लाख का फैमिली फ्लोटर कवर 4 जनों पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका सालाना प्रीमियम आता है 5,000 से 5,100 रुपए के आसपास। तो अगर हम पूरे परिवार का कवर देखते हैं अभी 5 लाख का ईच इंडिविजुअल बेस पॉलिसी 20,000 रुपए और फैमिली फ्लोटर 20,000 का 5,000 रुपए। सो पूरा कवर आपके परिवार का लगभग हर इंसान पे 25 लाख का कवर हो गया। आपका 25,000 रुपए सालाना कॉस्ट में आपको 25 लाख का कवर मिल जाता है हर इंसान पे। मुझे ये बताइए कि अभी जो मैंने एक्स्ट्रा सुपर टॉपअप लिया है 20 लाख का, यहाँ पर अगर एक व्यक्ति के लिए मैंने ये रकम इस्तेमाल कर ली है, क्योंकि ये फैमिली फ्लोटर है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी कवर अवेलेबल होगा या एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गया तो हो गया? नहीं, तो आपको इस तरह इसको अगर हम यही उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आपको ये समझना है कि उसका इफेक्ट कैसे आता है। सो ये 4 जन का परिवार है जिन्होंने 5-5 लाख की इंडिविजुअल पॉलिसी ली। बेस पॉलिसी आपकी फ्लोटर नहीं है, आपकी इंडिविजुअल है। सो मान लीजिए कोई भी एक सदस्य का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उनका 5 लाख तक का लिमिट, 5 लाख के जो खर्चे हैं वो तो आपकी बेस पॉलिसी ने दे दिया। जब 5 लाख के ऊपर जाएगा तब फैमिली फ्लोटर 20 लाख का है। सो अगर यही सदस्य ने अगर पूरा 20 लाख यूज कर लिया, मतलब 5 लाख बेस यूज कर लिया और 20 लाख पूरा फैमिली फ्लोटर यूज कर लिया, तो बाकी सदस्यों के लिए वो 20 लाख की लिमिट बचती नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि कितने सदस्य फिर बाकी, विच मीन्स कि दूसरे सदस्य का भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन होना है वो भी 5 लाख के ऊपर जाएंगे, तब ये पॉलिसी के लिए उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन 5 लाख तक कवर उन्हें बेस पॉलिसी भी दे रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर केवल इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज पर ही मुझे ये टॉपअप मिलता है या मैं फैमिली फ्लोटर पर भी ले सकती हूँ? नहीं, एक्चुअली अगर हम सुपर टॉपअप पॉलिसी अपने आप में समझें तो ये इनसे बेस पॉलिसी कुछ लेना देना नहीं है। वो ये तो हमने ऐड ऑन है आपकी ओरिजिनल हेल्थ पॉलिसी पर। आपकी अगर कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं भी है तो भी आप सुपर टॉपअप ले सकते हैं। बेसिकली हमने इसे कंबाइन, लेकिन उस वक्त बेस पॉलिसी का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अगर वर्डिंग्स हम देखें ये पॉलिसीज कैसे स्ट्रक्चर की गई हैं, ये कहती हैं कि अप टिल 5 लाख, पहला 5 लाख आपका मेडिकल का ट्रीटमेंट होता है तब आप खुद ही उसे बेयर करेंगे। ठीक है, अगर 5 लाख के ऊपर साल में जाता है तब आप ये सुपर टॉपअप पॉलिसी के पास जाते हैं। तो विच मीन्स अगर आपकी बेस पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है तो 5 लाख तक का क्लेम आप खुद ही बेयर करेंगे, जो भी आपका खर्चा होगा वो आप खुद बेयर करेंगे। लेकिन आप क्योंकि खुद बेयर नहीं करना चाहते हैं तो आपने एक बेस पॉलिसी ले रखी है, तो आप बेस पॉलिसी ले या ना ले, आप सुपर टॉपअप पॉलिसी इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, जो कि मैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी ले सकती हूँ, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी पर भी ले सकती हूँ। एब्सोल्युटली। सी एक्चुअली आप ये देखिए कि सुपर टॉपअप पॉलिसी एक इंडिपेंडेंट कवर है, उसकी आपकी बेस पॉलिसी कोई लिंक ही नहीं है। सो मान लीजिए हमने डिडक्टेबल, इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो डिडक्टेबल। मान लीजिए मैंने एक पॉलिसी ली और मैं ऐसे समझता हूँ कि साल का 2 लाख या 3 लाख रुपए तक का जो खर्चा आता है वो मुझे पॉलिसी में जाना ही नहीं है, मैं खुद बेयर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक सुपर टॉपअप पॉलिसी लेता हूँ जिसमें डिडक्टेबल 3 लाख का होता है। मैं ये कहता हूं कि 3 लाख तक का खर्चा साल में मैं खुद कर लूंगा, मुझे कोई भी इंश्योरेंस से क्लेम नहीं करना। लेकिन 3 लाख के अगर ऊपर जाता है तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तब मैं ये सुपर टॉपअप लेता हूं। फर्स्ट 3 लाख तक का मैं खुद ही क्लेम, जो भी पेमेंट आता है हॉस्पिटल का मैं कर देता हूं। 3 लाख के ऊपर जाता है तब मैं ये सुपर टॉपअप पॉलिसी के पास जाऊंगा। सो ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन हमने इसे क्या समझा है कि हम 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपया भी क्यों अपनी जेब से भरें, वो भी शायद मुश्किल हो सकता है। तो हम एक 5 लाख की बेस एक पॉलिसी ले लेते हैं और अगर पहला 5 लाख हम इस पे क्लेम करेंगे, जिस दिन 5 लाख खत्म हो गया हम ये सुपर टॉपअप से क्लेम कर लेंगे। सो हमारा टोटल कवर 25 लाख तक चला जाता है। अब अगर मेरा जो हेल्थ कवर है वो एक कंपनी का है, क्या उसी कंपनी का सुपर टॉपअप लेना होगा मुझे या मैं किसी और कंपनी से भी ले सकती हूँ? आप एक्चुअली कोई भी कंपनी से ले सकती हैं। आपकी बेस पॉलिसी कंपनी ए के साथ हो सकती है और सुपर टॉपअप आपकी कंपनी बी के साथ हो सकती है। एक्चुअली दोनों का कोई लिंक नहीं है, लेकिन ऑपरेशनली अगर आप बात करें एक ही कंपनी हो तो बेटर है, क्योंकि आप क्लेम सबमिट करेंगे। मान लीजिए आपका 5 लाख के ऊपर क्लेम चला गया तो आप एक ही जगह सबमिट करेंगे तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक जगह चला गया, आपको वहीं से फिर वेरीफाइड कॉपी लेके दूसरी जगह सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। सो ऑपरेशनली कन्वीनियंट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि आपकी बेस पॉलिसी ऑलरेडी पहले 5 साल 10 साल से चलती आ रही है, तो आप वो भी शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप सुपर टॉपअप दूसरी कंपनी से ले सकते हैं और आपका क्लेम जब आता है
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप आपकी बेस पॉलिसी में सबमिट करेंगे, उनसे वेरीफाइड कॉपीज लेके आप सुपर टॉपअप में सबमिट कर सकते हैं। मैं क्लेम सेटलमेंट मुद्दे पर ही आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है दर्शकों के दिमाग में भी, और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है अगर हम कुछ चुनिंदा कंपनीज के तौर तरीकों पर जाए साफ तौर से। तो अगर हॉस्पिटल पूरी हो चुकी है और अगर कोई शख्स डिस्चार्ज हो रहा हो, तो जो भी प्रक्रिया होती है एक नॉर्मल हेल्थ प्लान या एक मेडिकल इंश्योरेंस आप लेते हैं, उसी के साथ साथ सुपर टॉपअप के लिए भी हमें सेम प्रक्रिया अपनानी होगी, या इसके सेटलमेंट का तरीका अलग होगा? नहीं, तरीके के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है। क्लेम के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मान लीजिए कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो आपको दोनों कंपनियों को इन्फॉर्म करना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी है कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। बिल्कुल, ये तो आपको जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी देना होगा, और साथ ही सुपर टॉप की जो कंपनी है उसको भी देना होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि कारण ये है कि इंश्योरेंस कंपनी जानना चाहती है आप हॉस्पिटल में अगर उनको कोई वेरिफिकेशन कराना है, कोई सर्वेयर भेजना है, तो उनको मालूम होना चाहिए। अच्छा, सुपर टॉप के लिए भी एक सर्वेयर आएगा? हो सकता है, कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें सर्वेयर अपॉइंट करना है कि नहीं, तो वो कब वो डिसीजन लेंगे जब आप उन्हें बताएंगे कि ये हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप है कि आपको इन्फॉर्म करना है। दूसरा स्टेप है कि जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो आपको फुलफिल करनी है। सो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है कि ओरिजिनल आपको बिल जो रिपोर्ट्स हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं और जो भी प्रेस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, वो सब आपको दोनों कंपनियों को भेजना होगा। नहीं, तो आप पहले बेस कंपनी को, बेस पॉलिसी को देंगे, और वहां से आप सर्टिफाइड कॉपीज ले लेंगे। और वही चीज, क्योंकि आप दो ओरिजिनल तो मिलते हैं नहीं, आपने एक कंपनी को सबमिट किया है, और उनसे फिर आप सर्टिफाइड कॉपीज लीजिए, और वही सर्टिफाइड कॉपीज कवरिंग लेटर के साथ में आप सुपर टॉपअप पॉलिसी के लिए देंगे। क्या ओरिजिनल्स मैंने यहाँ सबमिट किए हैं, तो आपको मैं सर्टिफाइड कॉपीज दे रहा हूँ, तो आप सर्टिफाइड कॉपीज सुपर टॉपअप को देते हैं। और जो कंडीशंस होती है पॉलिसीज की कि मिनिमम 5 लाख तक, अगर आपने 5 लाख डिडक्टेबल लिया है तो 5 लाख के ऊपर का जो खर्चा होगा वो सुपर टॉपअप वाले देंगे। 5 लाख तक का जो खर्चा है वो आपकी बेस पॉलिसी देगी। और इंडिविजुअल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑपरेट होते हैं। हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। कभी ऐसा हुआ है कि सुपर टॉपअप ने कह दिया कि वो नहीं देना चाहते हैं पैसे? ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि अक्सर हमने देखा है कि पॉलिसी धारक जो होते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले नहीं पढ़ते हैं। वो नेचुरल है, क्योंकि हर कोई इंसान हर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ता है। तो अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े और ऐसे कोई टर्म्स कंडीशंस में कोई आपके पास कोई ऐसा एक क्लॉज है जिसमें आपका क्लेम नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी मना करती है। और एक्चुअली आपने सही कहा कि जो मेडिक्लेम का जो सब्जेक्ट है वो इतना उलझ चुका है, कि कंपनीज कभी मना कर देती हैं, फिर जो पॉलिसी धारक है उसे कंप्लेन करना पड़ता है, उसे ग्रीवियंस में जाना पड़ता है। तो ये एक्चुअली एक इशू है, लेकिन उसे सुलझाने के लिए, एक पॉलिसी धारक को सहायता करने के लिए इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का ऑफिस बनाया गया है। सो डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं हो तो बेटर है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है, भगवान ना करे आपका कभी क्लेम रिजेक्ट होता है और आपको तकलीफ दी जाती है, तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। बिल्कुल। जो आपको थोड़ा पेनफुल जरूर है, लेकिन एक प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रेस तभी भी कम होगा अगर आप एक ही कंपनी से दोनों तरह की पॉलिसीज ले लें, आपका हेल्थ प्लान भी और आपका सुपर टॉपअप प्लान भी, ताकि एग्जीक्यूशन में कम से कम आसानी हो जाए। और यहाँ पर हम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी कर रहे हैं वो तमाम इंश्योरेंस कंपनियां जिनके जरिए आप हेल्थ प्लान भी ले सकते हैं और साथ ही सुपर टॉपअप प्लान भी ले सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर HDFC जनरल इंश्योरेंस सुपर टॉपअप प्लान है, बजाज आलियांज का भी टॉपअप प्लान है, न्यू इंडिया टॉपअप मेडिक्लेम प्लान है, साथ ही यूनाइटेड इंडिया सुपर टॉपअप प्लान भी आप ले सकते हैं अगर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर बढ़ाना है। इसी नोट पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे इंश्योरेंस पे हमारा फोकस बना हुआ है, लेंगे आपके सवाल, बने रहें। प्योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और जुड़ते हैं हमारे दर्शकों से। अब मिस्टर राठौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं वडोदरा से। नमस्कार। नमस्कार मैम, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 3 पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है मैम। ओके। उसमें 7000 का पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। जो मैंने पहली पॉलिसी ली है वो 3 साल पहले ली हुई है। 3 साल पहले ली है, ठीक है। हाँ, और सेकंड वन है युगल सुरक्षा है जो 2 साल पहले ली हुई है, ठीक है। और एक लास्ट वन जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉलिसी मैंने ट्रेडिशनल वे में ली है, मैंने आपका शो देख के ही पता चला है कि तो ट्रेडिशनल है। तो इसके लिए मैं CNBC आवाज का आभारी हूँ। मुझे बताइए। जी, अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का पता चल गया है, लेकिन उसके अलावा क्या आपने अपने आप को फिर जिस इंश्योरेंस से कवर करना चाहिए क्या उससे कवर किया है? नहीं, अभी टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है मैंने। चलिए, आपकी ईयरली इनकम क्या है? 4 लाख। ओके,
चलिए, और मैं तो अब चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, तो क्या मैं ये पॉलिसी है उसको सरेंडर कर लूँ? 3 साल हो गए ना? ठीक है, चलिए बताते हैं आपको कि क्या करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, इन्हें पता चल गया है कि इन्होंने एडिशनल प्लान्स में पैसे लगाए हुए हैं और निवेश एक मकसद नहीं होता है इंश्योरेंस लेने का, प्रोटेक्शन और रिस्क कवर होता है, जो कि इन्हें पता चल गया है। अब क्या करें इन तीनों पॉलिसीज में? राठौर जी, आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपने बताया एक पॉलिसी 3 साल कंप्लीट कर चुकी है, एक की 2 साल और एक का 1 साल है। जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज होती हैं, अगर 3 साल जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद वो सरेंडर वैल्यू एक जनरेट होता है और वही आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। जो पॉलिसी 3 साल तक नहीं कंप्लीट हुई है वो आप अगर बंद भी कर देते हैं, जितना पैसा आपने भरा है वो पूरा आपका नुकसान हो जाएगा, वो आपको कुछ भी वापस दिया नहीं जाता। लेकिन ये जानते हुए मैं आपको सलाह दूंगा कि जो आपने पॉलिसीज ले रखी हैं वो एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं और आप भी समझ चुके हैं कि ये जो रिटर्न पर्सपेक्टिव से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आज की तारीख में आपको एक थोड़ा कठिन स्टेप होगा कि आप ये पॉलिसीज अगर बंद कर देते हैं पूरा, तो जो नुकसान हुआ सो हुआ। आगे का इन्वेस्टमेंट अगर आप सही जगह पे करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो आपका जो रिकवरी है लॉस का वो हो जाएगा, प्लस आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेंगे। आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल डिसीजन लगेगा आपको, लेकिन ये बंद कर देना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, पॉलिसीज जो ली होगी आपने कम से कम 10 या 15 साल की होंगी, हो सकता है 20 या 25 साल की भी हो। अगर आगे के इन्वेस्टमेंट्स आप सही जगह पे करेंगे तो जो नुकसान आपको आज तक का हुआ है वो रिकवर हो जाएगा और आगे आपके लिए ज्यादा बेटर एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश करना रहेगा। तो आपको निकलने की सलाह हम दे रहे हैं इन तमाम इंश्योरेंस पॉलिसी से। टर्म प्लान ले लीजिए, अपने ईयरली इनकम का कम से कम 10 से 12 गुना ज्यादा कवर आपको लेना चाहिए। आप ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं जो आपको ज्यादा किफायती होगा। जल्द से जल्द टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि सही इंश्योरेंस है, आपके पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जारी है सवाल जवाब का ये सिलसिला। बने रहिए। योर मनी में आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है। अनुराग शर्मा का सवाल लेते हैं, ईमेल के जरिए पूछ रहे हैं कि टर्म प्लान लेना है, कैसे लें और कहां से लें। अनुराग, आपने हमें कुछ और डिटेल्स नहीं दी हैं, जैसे कि आपकी ईयरली इनकम क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, आप क्या करते हैं, आपकी उम्र क्या है। लेकिन चलिए, आपके सवाल के जरिए टर्म प्लान की अहमियत क्या है और क्यों ये एक सही फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, इसी का सवाल हम रखते हैं, यही सवाल रखते हैं हर्ष के सामने। हर्ष, अक्सर लोग योर मनी पर ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमें टर्म प्लान लेना है तो उससे बेहतर हम म्यूचुअल फंड में क्यों ना निवेश करें, क्योंकि एक तरह से हम अपने लिए रिस्क कवर इकट्ठा करना चाहते हैं, कॉर्पस बनाना चाहते हैं जो कि हमारे बाद हमारे अपनों के काम आए। तमाम लाइबिलिटीज कवर हो जाती है टर्म प्लान के जरिए। म्यूचुअल फंड में अगर हम निवेश करेंगे या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां पर हमें बेहतर रिटर्न मिले, तो वो एक विकल्प क्यों नहीं हो सकता? कविता, हम अगर बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की और फाइनेंशियल प्लानिंग की और फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की, तो हम ये मानते हैं कि परिवार को एक साथ एक लमसम अमाउंट मिलना चाहिए ताकि जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। मान लीजिए हम चाहते हैं कि परिवार को 50,000 रुपए हर महीने के मिलने चाहिए, अगर हम नहीं रहे तो ये 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे परिवार को? एक तरीका है, हम ये सोचते हैं कि अगर 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस है, वो 1 करोड़ रुपए आपके परिवार को आप नहीं है तब मिलते हैं, वो 1 करोड़ अगर वो बैंक में निवेश करते हैं तो उनका फिक्स्ड डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट आता है वो लगभग 6% आज की तारीख में है, जो 50,000 रुपए महीना हो गया। बिल्कुल। तो इसके लिए 1 करोड़ होना जरूरी है। अगर आपके पास 1 करोड़ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 करोड़ नहीं है और ये चीज जरूरत आपको कल भी पड़ सकती है, तो 1 करोड़ इकट्ठा होने में आपको कई साल लगेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि आप जीवित रहेंगे उतने सालों के लिए। सो क्वेश्चन है कि 1 करोड़ रुपए की जरूरत आपको एज अर्ली एज टुमारो, हो सकता है कल भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है। और 1 करोड़ जमा करते हुए कितना साल लगने वाले हैं? सो क्वेश्चन है कि जो आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आप परिवार के लिए, वो प्रोविजन ऐसा होना चाहिए कि जब कुछ हो जाए परिवार को तुरंत वो लमसम बड़ा अमाउंट मिल जाए, ठीक है, ताकि वो आगे की फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी वो पूरी हो सके। अनुराग ने डिटेल्स तो नहीं दी हैं हमें अपनी, लेकिन आप क्या रेकमेंड करेंगे इन्हें? अगर टर्म प्लान आपका एक इंश्योरेंस में अगर तरीका है इंश्योरेंस लेना है, तो पहला और अच्छा तरीका यही है कि आप टर्म प्लान के जरिए एक एडिक्वेट कवर ले लें। सो एडिक्वेट कवर होता है कि आप 10 to 15 टाइम्स आपकी जो सालाना इनकम है उतनी ले लें, तो एक अच्छा जरिया होता है शुरू करने का। चलिए, इसी के साथ अनुराग, उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज शो पर आने के लिए। योर मनी में इतना ही, मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।